नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लुक पर। और आज की ये महा मैराथन क्लास होने वाली है DCCN यानी कि डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये थर्ड ब्रांच की सब्जेक्ट है जो कि आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि अगर आपको दूसरी जो अगली वीडियो वगैरह है जो भी आपकी सब्जेक्ट वगैरह हैं, अभी तो आपकी डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और इन्वायरमेंट साइंस वगैरह सब्जेक्ट रह गई हैं, और IWT की क्लासेस और महामैराथन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट लाइव चैट में आकर पूछते हैं कि लड़कों से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, किस कॉलेज से हैं, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं करें, क्योंकि आपका उद्देश्य है केवल आपको महामैराथन क्लास देखना। ये फालतू की चीज़ें ना करें तो अच्छा है, वरना आप एग्जाम में जाकर पछताएंगे। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन है, यानी कि जिसमें आप पढ़ेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन आखिर में क्या होता है। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं। पहला ही टॉपिक है आपका डेटा कम्युनिकेशन, और ये करीब 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है और इसमें होने वाले ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन आखिर में क्या होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि डेटा कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, या फिर डेटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। यानी कि एक तरफ इसमें जो होता है, एक तरफ रिसीवर होता है और एक तरफ आपका जो सोर्स होता है, यानी कि जिससे डेटा भेजा जाता है, एक वो होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज किया जाता है। और इसे हिंदी में डेटा संचार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे हिंदी में कम्युनिकेशन को संचार कहते हैं और डेटा को डेटा कहते हैं। एक बार और समझा देता हूँ आपको। डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। डेटा कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार कहा जाता है, डेटा संचार कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा का एक्सचेंज होता रहता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें डेटा को वायर और वायरलेस दोनों तरीकों से ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि इसमें हम डेटा को वायर और वायरलेस दोनों तरीकों से भेज सकते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पर ये इसका डायग्राम होता है जो आपको एग्जाम में बनाकर आना है। तो एक तरफ है आपका सेंडर और एक तरफ है आपका रिसीवर। यहाँ से जब मैसेज आता है, मैसेज जो जाता है, तो उसमें जो कई सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, कुछ नियम और रेगुलेशंस वगैरह होती हैं जिनका पालन हमें करना होता है, जिनके माध्यम से हम अपने मैसेज को भेजते हैं। और मैसेज जब यहाँ से गुजरता है तो एक यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया होता है और यहाँ पर आपका रिसीवर लगा हुआ होता है। यहाँ पर आपको एक बार और फिर से समझा देते हैं इसका वर्किंग के बारे में। यानी कि डेटा को सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर किया जाता है। सिग्नल जो होते हैं आपके इसमें तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, और एक होता है आपका हाइब्रिड सिग्नल। ये तीनों सिग्नल होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं डिजिटल सिग्नल आखिर में क्या होता है। तो डिजिटल सिग्नल एक प्रकार का सिग्नल होता है जिसमें डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक के रूप में यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर डीवीडी और डिजिटल फोन वगैरह यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में डेटा को वेव यानी कि तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर टेलीफोन लाइन ले सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन लाइन जो होती है उसमें तरंगों का संचार वगैरह होता रहता है, यानी कि जो उसमें तरंगें होती हैं उन्हीं से हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइब्रिड सिग्नल है तीसरा,
और यह एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का संयोजन होता है, यानी कि ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को मिलाकर इसका निर्माण होता है, अर्थात ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से मिलकर बना होता है आपका हाइब्रिड सिग्नल। उसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि डेटा संचार के घटक कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का इसमें यूज़ किया जाता है। तो पहले होता है आपका मैसेज। मैसेज में क्या होता है कि मैसेज में एक हमारी इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम भेजते हैं। सेंडर होता है, सेंडर वो होता है जो मैसेज को भेजता है, और रिसीवर जो होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है। ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो एक माध्यम होता है जिनके थ्रू डेटा को या फिर मैसेज को भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह होते हैं जिनके माध्यम से हम डेटा को या जिनके रूल से हम डेटा को उधर से उधर भेजते हैं। यहाँ पर ये इसका एक डायग्राम है जो आप यहाँ पर समझेंगे। पूरा डायग्राम क्या है इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपका एक तरफ है आपका इंफॉर्मेशन सोर्स और दूसरी तरफ होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ट्रांसमीटर क्या होता है कि ट्रांसमीटर जो होता है आपका वो यहाँ पर डेटा को चेंज करता है, यानी कि डेटा को चेंज कर सकता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पर कुछ सिग्नल वगैरह यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, ये भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। एक तरफ आपका रिसीवर होता है, रिसीवर जहाँ पर ये डेटा पहुँचता है, और डेस्टिनेशन वो बात होती है जहाँ पर हमें डेटा को पहुँचाना होता है। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक एक करके यहाँ पर और पढ़ लेते हैं इनके बारे में आखिर में क्या क्या होते हैं। मैसेज एक प्रकार की जानकारी है जो टेक्स्ट, नंबर, चित्र, ऑडियो और वीडियो के रूप में मौजूद होती है। सेंडर की बात करें, सेंडर एक प्रकार का डिवाइसेस होता है जो डेटा को भेजने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, वीडियो कैमरा आदि वगैरह सेंडर होते हैं। रिसीवर की बात करें, यह भी एक प्रकार का डिवाइस होता है जो सेंडर के द्वारा जो भेजे गए डेटा होते हैं उसको रिसीव करता है। ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो ट्रांसमिशन मीडियम का एक प्रकार का रास्ता होता है जिस रास्ते से मैसेज ट्रेवल करता है, यानी कि जिस रास्ते से मैसेज को भेजा जाता है वो मीडियम होता है, और यह मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक ले जाने का कार्य करता है आपका ट्रांसमिशन मीडियम। उदाहरण के लिए यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर वायर होती है, कोएक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, और रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं। प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल्स जो मैंने आपको बताया था नियमों का एक समूह होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके रखता है, और प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हैं बिना प्रोटोकॉल के। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे प्रोटोकॉल आखिर में कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो यहाँ पर प्रोटोकॉल में आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आखिर में प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। पहला तो होता है आपका टीसीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है, और यह एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है जो डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजने का कार्य करता है। टीसीपी का कार्य जो होता है, टीसीपी का प्रयोग जो है वो आईपी प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है, और इसका मुख्य कार्य एप्लीकेशन लेयर से डेटा को प्राप्त करना होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रोटोकॉल होता है आईपी, जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, और यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन यानी कि जो जगह होती है जिस प्लेस पर डेटा भेजा जाता है वहाँ पर भेजने का ये कार्य करता है। उसके बाद ये आपका पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है आपका डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बात कर लेते हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड आखिर में क्या होता है। वह डायरेक्शन जिस पर डेटा या सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट होती हैं ट्रांसमिशन मोड कहलाती है। यह सूचना के फ्लो होने की दिशा को इंडिकेट करता है, इसे कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। यानी कि ये एक वह रास्ता होता है जिसके जरिए डेटा या सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन मोड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली आपके सिलेबस में 3 ही प्रकार के दिए गए हैं, और वो यहाँ पर हम बता देते हैं। पहला होता है सिंपलेक्स मोड, और दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। इन तीनों के बारे में डिटेल्स पूर्वक बात करेंगे अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो तीनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला है आपका सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड।
सिंपलेक्स का अर्थ होता है कि कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में होगा। आई होप आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। सिंपलेक्स का अर्थ होता है कि कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में होगा, अर्थात सेंडर केवल डेटा को सेंड कर सकता है परंतु रिसीव नहीं कर सकता। यानी कि इसमें आपका एक ही चीज होती है, वो होती है आपकी इसमें सेंडर। केवल एक ही दिशा में यहाँ पर डेटा को सेंड किया जाता है, रिसीवर की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये इसका डायग्राम होता है, यानी कि सिंपलेक्स ए टू बी ओनली। उदाहरण के लिए रेडियो, टीवी, ट्रांसमिशन, रिमोट, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस आदि वगैरह इसके उदाहरण हैं। उसके बाद यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड दिया है, और हाफ डुप्लेक्स में हम दोनों दिशाओं में डेटा को सेंड तथा रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन यह भी एक समय में केवल एक ही दिशा में, अर्थात इसमें एक ही समय में सेंड तथा रिसीव दोनों कार्य नहीं हो सकते। इस मोड को कभी कभी सेमी डुप्लेक्स भी बोल देते हैं। कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होता है, यानी कि यहाँ से डेटा जाएगा और फिर वापस भी आ जाएगा, यानी कि दोनों दिशाओं में इसका जो डेटा है वो यहाँ पर कार्य करता है। उदाहरण के लिए वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, जो पुरानी रेलवे स्टेशन या पुरानी फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, एक तरफ से बोलते हैं, वॉकी टॉकी दोनों तरफ होता है, यहाँ पर दोनों में बातचीत होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉकी टॉकी आखिर में क्या होता है। इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति बात कर सकता है आपका वॉकी टॉकी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है, जो कि तीसरा टाइप से आपका ट्रांसमिशन मोड का। इसमें क्या होता है कि इसमें हम डेटा को एक ही समय में सेंड भी कर सकते हैं तथा रिसीव भी कर सकते हैं। ये सबसे तेज डायरेक्शनल मोड होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम इसका उदाहरण है, जहाँ दो व्यक्ति एक ही समय में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, यानी कि टेलीफोन जो है आपका इसका ही उदाहरण है फुल डुप्लेक्स का। उसके बाद यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, ये आपका क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन मीडियम की, और इसे मीनिंग की बात करें, इसके अर्थ की बात करें, तो जिस माध्यम से मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि जिस माध्यम से हम मैसेज को रिसीवर के पास भेजते हैं, सेंडर से रिसीवर के पास भेजते हैं, जो बीच में जो कार्यरत होता है उसी को यहाँ पर कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं, यानी कि उसे इंटरनेट की भाषा में मीडिया कहा जाता है। इसका सीधा अर्थ यही है कि कम्युनिकेशन के चैनल को ही यहाँ पर मीडियम कहा जाता है। कम्युनिकेशन के लिए अनेक प्रकार की मीडिया उपलब्ध होती हैं, जिन्हें हम अलग अलग जगहों पर उनको उपयोग, आवश्यकता और वातावरण के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया का मुख्य काम यही होता है कि आपके जो भी यहाँ पर संदेश हैं उन्हें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचाना, यानी कि ये डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुँचाने का वर्क करता है आपका कम्युनिकेशन मीडियम। अगर आप कंप्यूटर को नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ट्रांसमिशन मीडिया लगने ही वाला है। कुछ इस तरह का यहाँ पर इसका डायग्राम होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके टाइप्स वगैरह दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है आपका अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आपके केबल आते हैं, और जो अनगाइडेड होता है इनके अंदर माइक्रोवेव्स, लिंक्स और इंफ्रारेड आती हैं। ये टॉपिक्स आपके यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, तो इनको आप मिस कर सकते हैं, और वाकई आपके केबल वगैरह हैं जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं गाइडेड मीडिया आखिर में क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जरूर एग्जाम में आता है। अगर नहीं चाहते हैं तो आप एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गाइडेड मीडिया की। गाइडेड मीडिया में जो भी डेटा या मैसेज ट्रांसफ़र किए जाते हैं वह सब फिजिकल माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ पर आपको कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने के लिए वायर्ड मीडियम से आपस में जोड़ना होता है। गाइडेड मीडिया को वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे फिजिकल वायर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो आपका गाइडेड मीडिया होता है इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो ट्रांसमीटर व रिसीवर के मध्य होता है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट होता है। और इसके कुछ उदाहरण भी होते हैं, जैसे कि समानांतर वायर लाइनें, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद यहाँ पर अनगाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड मीडिया में
बात करें तो आखिर में क्या होता है कि गाइडेड मीडिया में जो भी डेटा या मैसेज ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वह सब वायरलेस माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ पर आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए वायरलेस मीडियम की आपस में जोड़ना होता है। सेम उसी की तरह यहाँ पर डेफ़िनेशन है। यानी कि इस प्रकार के कम्युनिकेशन में मीडियम में ट्रांसमीटर व रिसीवर के मध्य पॉइंट टू पॉइंट संपर्क नहीं होता है, यानी कि इसमें केबल का यूज़ नहीं होता है। इसका मुख्य उदाहरण हो सकता है फ्री स्पेस, यानी कि इसको स्पेस संचार व उपग्रह सैटेलाइट वगैरह जो होती हैं, उनमें ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि गाइडेड मीडिया को अनगाइडेड मीडिया को कम्युनिकेशन मीडियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेडियो, इंफ्रारेड लाइट जैसे वायरलेस मीडियम का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें केबल नहीं होता है, आपको करना है केबल नहीं होता है। इसमें जो संपर्क होता है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में, वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया सूचना को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है, और यह भी यहाँ पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका वायर्ड और दूसरा होता है आपका वायरलेस। तो पहले पढ़ लेते हैं वायर्ड के फॉर्म में। तो वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइसेस के मध्य, यानी कि दो डिवाइसेस के बीच में फिजिकल मेथड जैसे केबल या वायर के द्वारा होता है, यानी कि जिसमें ट्रांसमिशन जो है वो केबल के बीच में होता है, और इसीलिए हम इसे वायर ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। इसे गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इनके अंतर्गत जो केबल वगैरह आते हैं वो भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। तो इनके अंतर्गत तीन प्रकार के केबल आते हैं। पहला होता है कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, और होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ये तीनों केबल आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और तीनों केबल्स आपके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका अगला हेडिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं कोएक्सियल केबल के बारे में। इसमें एक चालक की खोखली ट्यूब होती है तथा दूसरी चालक खोखली ट्यूब के अंदर उसकी अक्ष यानी कि एक्सिस पर समाक्ष रूप से स्थापित किया जाता है। इन तारों के बीच एक परावैद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक ठोस या गैसीय होती है। कुछ इस तरह का आपका ये केबल यहाँ पर होता है। यहाँ पर आप समझ, यानी कि ये आपको परत दिखाई दे रही है इसके ऊपर वाइट कलर की, ये आपको स्क्रीन की वजह से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर ये ब्लैक कलर की है, और यहाँ पर जो इसके अंतर्गत जो तार होता है, आपने डिश वाला केबल जो देखा है ठीक उसी की तरह ये होता है। और यहाँ पर जो होता है ये आउटर कंडक्टर सील्ड होती है एक तरह से, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसके अंदर एक, जैसे आपने डिश के केबल में देखा होगा वहाँ पर भी होता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका इंसुलेटर जिसे बोलते हैं। उसके बाद इसमें एक पतला सा तार होता है जिसे बोलते हैं सेंटर कंडक्टर। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। खुली तार में लाइन में 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर विकिरण यानी कि रेडिएशन द्वारा ऊर्जा हानि को नगण्य करने के लिए कोएक्सियल केबल में आंतरिक चालक को बाहरी सिलेंड्रिकल खोखले चालक चालक से घेरा जाता है। कोएक्सियल का मुख्य लाभ यही होता है कि इसमें मैग्नेटिक तथा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाहरी चालक के अंदर ही बने रहते हैं तथा मुक्त स्पेस में लीक नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण विकिरण जो होता है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त बाहरी चालक बाहरी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सिग्नल से भी प्रभावी विद्युत चुंबकीय शील्ड उत्पन्न करता है। कोएक्सियल केबल को 1 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज में उपयोग में लाया जा सकता है, किंतु 1 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति के होते हैं उनमें ये उपयुक्त नहीं होते हैं आपके केबल। ये अधिक कीमती होते हैं। इनमें सिग्नल जो होता है आवृत्ति के साथ परावैद्युत हानि भी बरती जाती है तथा 1 गीगाहर्ट्ज पर हानि बहुत अधिक हो जाती है, जिससे इनको उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता है। दो प्रकार की कोएक्सियल केबल सामान्यतः प्रयोग की जाती हैं। एक तो होती है आपकी 50 ओम वाली केबल, और दूसरी होती है डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाने वाली। दूसरी होती है 50 ओम की केबल जो एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है। यहाँ पर जो 50 ओम की होती है वो डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है, और जो 75 ओम की केबल होती है वो एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद यहाँ पर कोएक्सियल केबल की कुछ विशेषताएं और कुछ फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं अच्छे से।
तो इसमें फीचर्स के अंतर्गत इसमें पहला पॉइंट दिया है कि कोएक्सिबल केबल्स जो होती है 75 ओम और 50 ओम के साथ उपलब्ध होती हैं, यानी कि 75 ओम और 50 ओम के साथ ये केबल्स जो हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। दूसरा पॉइंट है कि कोएक्सिबल केबल्स में ब्रैडेड शील्ड होने के कारण उसने उसकी नॉइस इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इसका एक और अच्छी बात यही है कि कोएक्सिबल केबल जो होती हैं उनकी बैंडविड्थ आपको ज़्यादा मिलती है, वह भी कम लॉसेस के साथ। उसके बाद अगला पॉइंट है कोएक्सिबल केबल काफ़ी आसानी से इंस्टॉल यानी कि जोड़ने इंस्टॉल किए जा सकते हैं। यही कारण है कि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क टाइप को कोएक्सिबल केबल्स का उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कोएक्सिबल केबल का उपयोग दिए गए। कोएक्सिबल केबल किस किस में यूज की जाती है वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि टीवी कनेक्शन है, मैंने अभी बात की थी डिश की, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क में, डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क में, डिजिटल ट्रांसमिशन में और फास्ट ईथरनेट, इन 5 चीज़ों में कोएक्सिबल केबल यूज की जाती है। उसके बाद कोएक्सिबल केबल के लिए कनेक्टर की बात करें तो इसमें वीएनसी कनेक्टर जो होता है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी कि नीचे दिए गए कुछ प्रमुख कनेक्टर हैं जो कि कोएक्सिबल केबल के कनेक्शन में उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें ये सब वीएनसी कनेक्टर के ही उप प्रकार हैं, यानी कि वीएनसी कनेक्टर के ही प्रकार हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वीएनसी कनेक्टर, वीएनसी टी कनेक्टर और वीएनसी टर्मिनेटर। तो यहाँ पर तीनों के बारे में बात कर देता हूँ आखिर में क्या क्या होते हैं। तो पहले तो मैं आपसे यही बात करूँगा कि वीएनसी कनेक्टर आखिर में क्या होता है। वीएनसी कनेक्टर जो है वो केबल और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन स्थापित करने के लिए थिन नेट और थिकनेट केबल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर बीएनसी टी कनेक्टर है और इसकी भी बात कर लेते हैं। इस कनेक्शन का प्रयोग कंप्यूटर के नेटवर्क और इंटरफेस कार्ड यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि एनआईसी को नेटवर्क केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद वीएनसी टर्मिनेटर है और वीएनसी टर्मिनेटर की भी बात कर लेते हैं। तो वीएनसी टर्मिनेटर का उपयोग जो है वो बस केबल के प्रत्येक सिरे यानी कि एंड को बंद अर्थात टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, ताकि जो सिग्नल्स होते हैं उनको बाउंस ना हो सकें। तो यहाँ पर आपको वीएनसी कनेक्टर भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपके यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है जो हमने नहीं बताया है, कोएक्सिबल केबल कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आपको लिख देना है। तो यहाँ पर भी बात कर लेता हूँ कोएक्सिबल केबल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके कोएक्सिबल केबल जो है वो ज़्यादातर दो ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है थिन नेट और दूसरा होता है आपका थिक नेट कोएक्सिबल केबल। उसके बाद यहाँ पर अगले केबल की ओर बढ़ते हैं, अगला केबल कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल है, इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कोएक्सिबल केबल आपका समाप्त हो चुका है, यहाँ पर आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है। पहली बात तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है वो शीशे का बना होता है, यानी कि एक केबल ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये केबल्स जो होती हैं सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रकाश के माध्यम से ले जाती हैं। ये केबल्स लंबी दूरी के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। कुछ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसमें याद रखने हैं। ज़्यादा हमने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि आप बोर हो जाते हैं। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है, यहाँ भी आपको समझा देते हैं आखिर में क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले आपको ये यहाँ पर परत दिखाई दे रही है, इसको आप शील्ड भी बोल सकते हैं या फिर सेकेंडरी बफर भी बोल सकते हैं या फिर जैकेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड परत है, सेकंड परत को प्राइमरी बफर बोलते हैं, यानी कि इसे ग्लास क्लैडिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और परत दी गई है, इसको बोलते हैं ग्लास केटिंग। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मेन पॉइंट है उसे बोलते हैं ग्लास कोर, ऑप्टिकल फाइबर कोर जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर और पढ़ते हैं, जब एक प्रकाश पुंज किसी पारदर्शी छड़ के एक सिरे से एक निश्चित दिशा में प्रवेश करता है तो प्रकाश पुंज का छड़ की सतह पर अनेक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
तथा प्रकाशपुंज छड़ के अंदर ही बना रहता है। इस प्रकार अनेक बार पूर्ण परावर्तित होता हुआ प्रकाशपुंज जब छड़ के दूसरे सिरे से बाहर निकलता है तो प्रकाश की तीव्रता का लॉस नहीं होता है। इस प्रकार की छड़ को फाइबर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आपसे ये क्वेश्चन से नहीं पूछा जाता है, फाइबर ऑप्टिकल नहीं आता है आपके सिलेबस में, केवल ट्विस्टेड पेयर और आपका जो केबल हमने पढ़ाया था वही ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड केबल्स जो है उसकी बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट केबल है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में इस बार जरूर आएगा। इसकी भी बात कर लेते हैं। यह एक कॉपर वायर होती है, यानी कि इसमें एक कॉपर की वायर होती है जिसमें दो विद्युत रोधी वायरों को एक दूसरे के मध्य लपेटकर बनाया जाता है। लपेटकर बनाए जाने से दोनों वायरों के सिग्नलों में कोई रुकावट नहीं आती है। यह केवल पुरानी टेलीफोन लाइंस में प्रयोग की जाती थी। यहाँ पर जो इसका डायग्राम दिख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ठीक इसी तरह से इसका डायग्राम आपको एग्जाम में बनाकर आना है। यहाँ पर जो आपको तारें दिखाई दे रही हैं इन्हें बोलते हैं हम कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन। उसके बाद यहाँ पर जो आपको गोल कलर की दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर। उसके बाद यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर सील्ड्स वगैरह होती हैं, ओवर ऑल सील्ड होती है, और एक इसके अंतर्गत परत होती है जिसे बोलते हैं आउटर जैकेट। उसके बाद यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल्स के प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके दो प्रकार होते हैं जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। पहली होती है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक होती है आपकी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल आखिर में क्या होती है। कुछ पॉइंट दिए गए इनके माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में दो इंसुलेटेड कंडक्टर होते हैं जो एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, यानी कि ऐंठे हुए होते हैं, जो कि स्पाइरल का आकार बनाते हैं। स्पाइरल का मतलब होता है जो स्पाइरल मॉडल आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दिया है, ठीक उसी की तरह यह अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल दोनों में भी होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ऊपर ट्विस्टेड पेयर केबल्स के डायग्राम में जो सील्ड दिया गया है वह सील्ड अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में नहीं होता है। केवल दो इंसुलेटेड कंडक्टर इसमें होते हैं जो एक दूसरे से ऐंठे हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में सबसे खास बात यही होती है कि काफ़ी सस्ती होती हैं और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में, और नेटवर्क बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान होती हैं आपकी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में सील्ड ना होने के कारण नॉइस की जो अड़चन है वो आती रहती है। उसके बाद सेकंड है आपका सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और इसको भी हम यहाँ पर पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। पहला पॉइंट है कि सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में हर एक पेयर में मेटल सील्ड या फिर ब्रेडेड मैश दिया जाता है जो कि नॉइस रिडक्शन में मदद करता है। सील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल में सील्ड लगे होने से नॉइज जो होते हैं वो रट के हो जाते हैं, लेकिन वह कीमत और वजन को बढ़ा देते हैं। तीसरा पॉइंट है यही कारण है कि सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होते हैं ज़्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है। ये आप पढ़ रहे थे वायरलेस के अंदर, यानी कि वायर वाली चीज़ों के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपका वायरलेस दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। तो वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें किसी फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसमें कम्युनिकेशन बिना वायर्स के होता है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। इसे अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। ये भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं जैसे कि रेडियो वेव्स इनके अंदर आती हैं, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स वगैरह। तो यहाँ पर हम बात करें रेडियो वेव्स की। इनकी आवृत्ति 3 किलो हर्ज से 1 गीगा हर्ज तक की होती है। इन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है तथा इनका एटोन्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। रेडियो तरंगें ज़्यादातर ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, यानी कि जब एक एंटीना रेडियो तरंग को ट्रांसमिट करता है तो ये सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। रेडियो तरंगों का प्रयोग जो होता है टेलीफोन, मोबाइल तथा रेडियो के कम्युनिकेशन में होता है। इनमें एक रेडियो ट्यूनर होता है जो कि रेडियो तरंगों को रिसीव करता है तथा स्पीकर में इन तरंगों को मैकेनिकल वाइब्रेशन में बदलता है, जिससे जो स्पीकर में हमें आवाज़ सुनाई देती है वो इसी के कारण सुनाई देती है। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोवेव्स है। इसमें क्या होता है कि सूचना का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों द्वारा किया जाता है जिसकी वेवलेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाता है। इनकी आवृत्ति जो होती है 1 गीगा हर्ज से
अधिक होती है तथा ये अनेक प्रकार के ट्रांसमिट से निर्मित यानी कि बने हुए होते हैं। माइक्रोवेव्स का प्रयोग खाना पकाने तथा मोबाइल आदि में किया जाता है तथा वाईफाई में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंफ्रारेड वेव्स हैं और यह एक विशेष तरंग दैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जिन्हें हम इंफ्रारेड कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य देख नहीं सकता है परंतु स्किन में हीट के रूप में इसे महसूस कर सकता है, यानी कि इन तरंगों को केवल हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इनका प्रयोग टीवी, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस लैन, सीसीटीवी तथा मिसाइल गाइडेड सिस्टम आदि में किया जाता है। सन 1800 में सर्वप्रथम सर विलियम हर्स और इंफ्रारेड ने इसे विकसित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट एक बार फिर से गौर कर लें क्योंकि ये आपका 5 नंबर का टॉपिक है जो इस बार आएगा, ये आपसे हाथ से छूट नहीं जाना चाहिए। सारे स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि एक दूसरे की मदद करना ही इंसानियत कहलाता है। तो टोपोलॉजी क्या है पहले तो पढ़ लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, कुछ इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोपोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो नेटवर्क होता है उसकी एक संरचना होती है आपकी टोपोलॉजी, जो यह बताती है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार कनेक्टेड हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए इन अदर वर्ड, तो नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक लेआउट है जो यह बताता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्ट हुए हैं और वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार कम्युनिकेशन करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है, ये अलग अलग डेफिनेशन है, जो आपको अच्छी लगती है वो एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से डेटा और फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा और फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। इसमें स्विच, रूटर और हब जैसे नेटवर्क डिवाइसेस भी शामिल होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी को ज़्यादातर ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड को बढ़ा देता है और नेटवर्क टोपोलॉजी को फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी दिए गए हैं। यहाँ पर सारे टोपोलॉजी के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो पहले समझ लेते हैं टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। पहले होती है आपकी बस टोपोलॉजी, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और एक होती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पर 6 प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं जो आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाएंगी। और ये जो क्वेश्चन है ना टोपोलॉजी वाला, इसको मैं अगर बात करूँ तो 2014 और 2016 में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से इसको याद करके एग्जाम में जाना है। पहले बात कर लेते हैं बस टोपोलॉजी क्या है। तो बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है जिसमें कम्युनिकेशन के लिए केवल एक बस या चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि जो आपका बस टोपोलॉजी है, पहली बात तो इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर बस, क्योंकि इसमें कंप्यूटर एक सीधी लाइन में कनेक्ट हुए होते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए होते हैं। और ये कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे सरल और कॉमन मेथड होता है आपका बस टोपोलॉजी। यानी कि इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। यह डेटा को केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर करता है, यह दोनों दिशाओं यानी कि डायरेक्शंस में डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल 802.3 और 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क में किया जाता है। बस टोपोलॉजी को दूसरे टोपोलॉजी की तुलना में आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल छोटे नेटवर्क में किया जाता है, यानी कि बस टोपोलॉजी में केवल को बैकबोन केबल के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा सभी कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। बस टोपोलॉजी में सबसे सरल विधि होती है इसकी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पर मैं इसका डायग्राम है वो यहाँ पर समझा देता हूँ, आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये बस टोपोलॉजी का डायग्राम है।
इसमें क्या होता है कि जो आपके कंप्यूटर हैं वो एक ही केबल से जुड़े हुए होते हैं, जिसे इस केबल को हम बैकबोन या फिर ट्रैंक भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक ही केबल से पांचों कंप्यूटर कनेक्टेड है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका बस टोपोलॉजी का चित्र है, जो एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से आपको बना कराना है। उसके बाद यहाँ पर अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। अगली हेडिंग जो है उस टोपोलॉजी की ओर चलते हैं, जो टोपोलॉजी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। अगली टोपोलॉजी पढ़ने से पहले इसके कुछ एडवांटेज वगैरह दिए गए हैं, वो भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। और पहला पॉइंट है कि इस टोपोलॉजी को सेटअप करने में जो खर्चा है वो बिल्कुल कम आता है। दूसरा पॉइंट है कि इस टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि भाई इसमें एक ही केबल का यूज़ किया जाता है और सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है काफ़ी बेहतर होती है, काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर को केवल एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स आसानी से मिल जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, यदि इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर में कोई परेशानी आ जाती है तो दूसरे कंप्यूटर पर इसका असर नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए सीधा जो केबल में है, केबल यहाँ पर यूज़ की जाती है, तो सीधा केबल यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर यहाँ पर ख़राब हो जाता है तो केबल पे कोई भी लॉस नहीं पड़ता है, केवल अपना यहाँ पर जो वायर है वो अपना कार्य करता रहता है। छठा पॉइंट है कि इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ही केबल यानी कि वायर का यूज़ किया जाता है, जिसे हम बैकबोन केबल भी कहते हैं। इसमें हब और स्विचेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज दिए गए हैं, तो डिसएडवांटेज वगैरह यानी कि हानियाँ इसमें भी पढ़ लेते हैं। तो इसका मेन पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो है कि इस टोपोलॉजी में अधिक मात्रा में केबल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि यह बड़े नेटवर्क के लिए उपयोगी नहीं होती है, यानी कि ये केवल आपकी बस टोपोलॉजी केवल छोटे नेटवर्क के लिए अवेलेबल होती है। यदि केबल में कोई खराबी आ जाती है तो आपका पूरा जो सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि अगर केबल ही नहीं रहेगी तो कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिशन करके क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि इस टोपोलॉजी में यदि दो कंप्यूटर एक साथ डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वह आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से डेटा का ट्रांसफ़र करते वक्त यूज़र को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा पॉइंट है, यदि इस टोपोलॉजी में नए कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। इस टोपोलॉजी में सिक्योरिटी की कमी होती है, इसका विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड टोपोलॉजी आ जाती है, यहाँ पर आपकी रिंग टोपोलॉजी। इसको भी यहाँ पर रीड कर लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है इसको भी आप एक तरह से समझ सकते हैं कि रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिसमें सभी कंप्यूटर्स एक रिंग यानी कि गोले के आकार में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो अंतिम कंप्यूटर होता है वह पहले कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, इस बात का विशेष ध्यान है। यानी कि इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने नज़दीकी दो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। यह टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की तरह होता है, क्योंकि इसमें डेटा को एक ही दिशा में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस टोपोलॉजी में पिछले कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस टोपोलॉजी का कोई एंड नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। रिंग टोपोलॉजी की सबसे सामान्य विधि है वो टोकन पासिंग है। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक गोले की तरह। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेज वगैरह दिए गए हैं, वो भी यहाँ पर रीड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला है एडवांटेज है, इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जो महंगे नहीं होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल आसानी से मिल जाते हैं और इसमें डेटा को बहुत तेज़ गति के साथ ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि स्पीड हाई होती है। इसको मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। पाँचवा पॉइंट है कि इसमें सर्वर को डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। छठा पॉइंट है कि रिंग टोपोलॉजी को सेटअप करना काफ़ी आसान होता है। सातवां पॉइंट है इस टोपोलॉजी को एक्सपेंड किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेज दिए गए हैं। यदि इसमें एक केबल में खराबी आ जाती है तो इससे पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। इसमें ट्रैवल शूटिंग करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है।
और इसमें नए कंप्यूटर को ऐड और डिलीट करना भी कठिन होता है। इसमें टोपोलॉजी में नए कंप्यूटर को ऐड करने से नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर की टोपोलॉजी आ जाती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो यह भी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर एक सेंटर डिवाइसेस के साथ जुड़े हुए होते हैं जिसे हब बोलते हैं। हब भी एक डिवाइसेस होता है और यहाँ पर जो सारे कंप्यूटर हैं वो हब के यहाँ पर जो हब होता है उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक इस तरह से। यहाँ पर इसका डायग्राम दिखाऊंगा जब आप यहाँ पर देखेंगे। स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है वह सर्वर की तरह यहाँ पर वर्क करता है और जो कंप्यूटर्स होते हैं वह क्लाइंट की तरह यहाँ पर वर्क करते हैं। स्टार टोपोलॉजी को स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है और यह सबसे प्रसिद्ध नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो उसे सबसे पहले हब को जानकारी भेजनी पड़ती है, फिर हब उस डेटा को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है, ठीक यहाँ पर इस तरह जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपका एक हब दिए गए, ये सारे कंप्यूटर इसी से कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पर जो कार्य है वो यहाँ पर, यानी कि मान लीजिए इस डेटा को यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेज दिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपका डेटा है, कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से हमें इस वाले कंप्यूटर में सूचना भेजनी है। तो सबसे पहले तो हमें सूचना देनी पड़ती है हब को, फिर हब उस सूचना को यहाँ पर बाईपास करता है। उसके बाद यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के कुछ फायदे और नुकसान भी दिए गए हैं, ये भी पढ़ने काफ़ी ज़रूरी हैं। तो पहला पॉइंट है कि स्टार टोपोलॉजी को मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। दूसरा पॉइंट है यदि इस टोपोलॉजी में एक केबल ख़राब हो जाती है तो उसका पूरा असर यानी कि बुरा असर पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी केबल है, अगर ये ख़राब हो जाती है तो पूरा सिस्टम यहाँ पर ख़राब नहीं होता है, बाकी जो कंप्यूटर होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसे सेटअप करना काफ़ी आसान होता है और इसमें नए कंप्यूटर को ऐड करना भी ईजी होता है। पांचवा पॉइंट है कि इसमें डेटा का कल्यूजन यानी कि टकराव नहीं होता है और छठा पॉइंट है कि इसको फॉल्ट को डिटेक्ट करना भी आसान होता है। सातवां पॉइंट है कि स्टार टोपोलॉजी में डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद यहाँ पर डिसएडवांटेज दिए गए हैं, वो भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्चा आता है। दूसरा पॉइंट इसमें ज़्यादा केबल की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट यदि इसमें जो हब है अगर वो ख़राब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसके कारण सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो यहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं। इसमें हब को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर चौथा टाइप का आपका टोपोलॉजी दिया गया है जिसे बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, आखिर में ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। ट्री टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका ट्री यानी कि पेड़ की तरह ही स्ट्रक्चर होता है इसकी संरचना, और इसमें कंप्यूटर्स पेड़ की शाखाओं जैसे कि कंप्यूटर पेड़ की जो पत्तियां वगैरह रहती हैं ठीक उसी की तरह यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। ट्री टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं और इस टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं। ट्री टोपोलॉजी में सबसे ऊपरी कंप्यूटर को रूट कंप्यूटर कहा जाता है और अन्य सभी कंप्यूटर रूट यानी कि डिवाइसेस के चाइल्ड वगैरह या बच्चे वगैरह होते हैं। इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन में किया जाता है और इसमें पेरेंट चाइल्ड हायरार्की भी मौजूद होती है। ट्री टोपोलॉजी में दो कंप्यूटर्स के बीच केवल एक ही कनेक्शन को स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का यहाँ पर इसका डायग्राम होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक पेड़ के समान। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये आपकी केबल हैं जो एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेज भी दिए गए हैं। इसमें नेटवर्क को मैनेज करना मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। दूसरी बात इसमें एरर को डिटेक्ट करना भी करेक्ट करना भी ईजी होता है। इस टोपोलॉजी को एक्सपेंड करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और यह काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी मानी जाती है। ट्री टोपोलॉजी बहुत ही विश्वसनीय है यानी कि इस टोपोलॉजी पर हम अपना भरोसा कर सकते हैं। छठा पॉइंट है यदि एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इस नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज दिए गए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि इस टोपोलॉजी में यदि किसी कंप्यूटर में कोई समस्या आती है तो उसे सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है।
दूसरा पॉइंट, इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्चा आता है। तीसरा पॉइंट, इसमें नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना भी मुश्किल होता है। चौथा पॉइंट है कि इस टोपोलॉजी में अधिक मात्रा में केबल की आवश्यकता होती है। और उसके बाद यहाँ पर अगला टोपोलॉजी आ जाता है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें जो कंप्यूटर होते हैं वो अलग अलग केबल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। पहली बात तो आपको इसमें ध्यान रखनी है। और किसी भी केबल के फेल होने की स्थिति में जो ट्रैफिक है दूसरे पाथ से जारी रहता है। यानी कि कोई भी डेटा यहाँ पर मान लीजिए कोई भी रास्ते से दिया जाता है, अगर वो रास्ता खराब हो जाता है तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता यहाँ पर पहले से बना हुआ था। ठीक, यहाँ पर आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ मैश टोपोलॉजी का। यानी कि मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, अगर मान लीजिए यहाँ से आपका डाटा जाता है इस कंप्यूटर पर, अगर मान लीजिए यही केवल यहाँ पर अगर ख़राब हो जाती है तो ये जो है इसका जो डेटा है वो यहाँ पर ख़राब नहीं होता है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर अपना डेटा इस कंप्यूटर में भेजेगा और फिर इस कंप्यूटर के ज़रिए यहाँ पर आपको डेटा चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको केबल से कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी वायर अगर ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर जो कार्य है वो यहाँ पर होता रहता है। उसके बाद यहाँ पर इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक विशेष चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनका मतलब, कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो कंप्यूटर आपस में अपने आप डेटा को सेंड तथा रिसीव भी कर सकते हैं। उसके बाद इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। मैश टोपोलॉजी होती है वो भी आपकी यहाँ पर दो प्रकार की होती है। एक होती है फुल मैश और एक होती है आपकी पार्शियल मैश। फुल मैश में इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में हर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। पार्शियल मैश में इसमें कुछ कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं होते। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पार्शियल में कई कंप्यूटर जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कंप्यूटर तो दोनों कनेक्टेड हैं इससे, लेकिन ये वाले जो कंप्यूटर हैं वो यहाँ पर कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन मैश टोपोलॉजी में, जो फुल मैश टोपोलॉजी है, इसमें एक दूसरे से कंप्यूटर सारे कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जो आपका डायग्राम जो हमने बताया था वो मैश टोपोलॉजी का ही होता है। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेज भी दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला है कि यह टोपोलॉजी बहुत विश्वसनीय यानी कि रिलायबल होती है। दूसरा पॉइंट ये हाई ट्रैफिक को भी मैनेज कर लेती है। तीसरा, बहुत ही सिक्योर होती है। और चौथा पॉइंट है कि यदि इसमें कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो उसका प्रभाव पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। पांचवा पॉइंट है कि इस टोपोलॉजी में संचार जो है, कम्युनिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इस टोपोलॉजी में डेटा का ट्रांसफ़र करने के लिए स्पीड जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज दिए गए। तो मैश टोपोलॉजी को मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट, इस टोपोलॉजी को मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और इसकी जो प्रोसेस होती है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन होती है। छठा टोपोलॉजी है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। यह भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार है जो बस टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। यानी कि सारे टोपोलॉजीज को मिलाकर, कॉम्बिनेशन करके, इनको आपस में मिलाकर हाइब्रिड टोपोलॉजी का निर्माण किया जाता है। इसमें अन्य सभी टोपोलॉजी की विशेषताएं भी शामिल होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। इसका इस्तेमाल स्कूल, बिजनेस और अन्य जगहों पर ज़रूरत के अनुसार किया जाता है। ये इसका डायग्राम होता है। अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो ये डायग्राम किसका है और ये वाला जो डायग्राम है वो किसका है, आपको बताना है। ये डायग्राम जो है इसमें आपके कंप्यूटर कनेक्टेड है, आपको दिखाई दे रहा है ढंग से। उसके बाद ये जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको केवल जो चैट बॉक्स है उसमें आपका आंसर आ जाना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर इसके एडवांटेज वगैरह दिए गए हैं। तो एडवांटेज सेम ही है, काफ़ी ज़्यादा रिलेबल होती है आपकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इसमें एरर को डिटेक्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, हाई ट्रैफिक को आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं और बड़े नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको विशेष ध्यान रखना है। और नुकसान की बात करें तो इस टोपोलॉजी का स्टैक जो होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से यह और भी ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, आपके फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी के बीच में अंतर। तो अंतर क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क का फिजिकल लेआउट और लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क का लेआउट कैसा दिखेगा और कंप्यूटर के बीच जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा। फिजिकल टोपोलॉजी को आवश्यकता के अनुसार हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल टोपोलॉजी है उसे हम चेंज भी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है कि यह कॉस्ट, बैंडविड्थ और स्केलेबिलिटी को भी प्रभावित करता है। यह डेटा डिलीवरी को भी प्रभावित करता है आपका लॉजिकल टोपोलॉजी। इसके उदाहरण हैं जैसे कि स्टार, रिंग, बेस और बस, और इसके अंतर्गत आपका रिंग और बस आता है। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में।